कि एज ए करियर काउंसलर आपका क्या एडवाइस है उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको नहीं पता है कि क्या करवाना है, रैंडमली वो सबकी तरह उनको स्कूल भेज दिए, कुछ डिसीजन मतलब रियल स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या आपका उनका एडवाइस होगा मैम? जो है आज की डेट में 90%, 90 भी नहीं, आई से 100% ऑफ द पेरेंट्स आर ट्राइंग टू फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम टुवर्ड्स। तो ये मैम एज ए काउंसलर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्या एज हम डिसाइड करें या क्या टाइम डिसाइड करें कि इतने एज तक उसको सब कुछ कराना है, फिर उसका इंटरेस्ट जानना है एंड देन डिसाइड करना है कि बेटा यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से थ्रू योर चैनल, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी वेरी important. You will not achieve anything in life in 1 year, 2 years or 3 years. It's a long process and उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिनरी एक्शन से ही काम करना है। तो 10th के बाद ये जो डिसीजन, ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए? फैमिली के बेसिस पे लेना चाहिए या काउंसलर से मिलकर लेना चाहिए? और कैसे डिसीजन लेना चाहिए मैम कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ विथ सियाराम कुमार। इस शो में हम लोग गेस्ट की पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा वेरी स्पेशल टॉपिक है जहां आप देखते होंगे बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक गलत डिसीजन लेते हैं, उससे उनको पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है। वो है राइट करियर चॉइस। सो इसको हम लोग डेप्थ में समझने के लिए आज हमने वेरी स्पेशल गेस्ट इन्वाइट किया है, आरती भाटिया मैम, जो आरती भाटिया कंसल्टेंट के फाउंडर हैं और बेस्ट काउंसलर हैं। उनसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो आरती मैम, वेलकम टू दिस शो मैम। हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो ग्लैड दैट मैं यहाँ पे आई। हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती भाटिया, फाउंडर ऑफ आरती भाटिया कंसल्टेंट्स। आई एम अ करियर काउंसलर एंड एजुकेशन कंसल्टेंट। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले कॉर्पोरेट में थे, फिर आप इस फील्ड में आए तो काउंसलिंग करने के लिए जो है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? मतलब आप अपनी थोड़ा जर्नी ब्रीफ में बताएं मैम। जो है So basically, sir, born and brought up in Nashik in a business family. So corporate was naturally a part of it because हमारा जितना भी connections of business था was from corporate world. वहाँ पर लोगों को मिलना, लोगों को train करना, back office recruitments देखना was a very normal thing. What I was handling in the guidance of my parents. And it was a good journey altogether. And जहाँ से मेरा basically everything just started. And then again, if you see my education journey, so yes, why career counseling came into my life was a very different way of working towards it. My father always wanted me to become a engineer, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बट मेरा वहाँ पर एक इंक्लिनेशन नहीं था टूवर्ड्स कोडिंग हो गया या टूवर्ड्स दैट मैकेनिकल एजुकेशन हो गया, नहीं था। सो यू कैन से फॉर्चुनेटली फॉर मी बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम कि मैं वो एंट्रेंस ही क्लियर नहीं कर पाई। Then I was always inclined towards designing, drawing and all was a very deep inclination towards me. तो मुझे बस किसी ने randomly suggest कर दिया आर्किटेक्चर में चले जाओ। वहाँ पर जाके समझ में आया कि आर्किटेक्चर इज़ अगेन जिसमें मैकेनिकल वर्क, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, विच वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी। आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी प्रेशर टेकिंग बिकॉज दैट वॉज नॉट माई फॉर्टे, या जहाँ पे मैं बहुत लंबे टाइम तक काम कर पाऊँगी। आई एम ब्लेस्ड एंड आई हैड अ एल्डर ब्रदर जिसने मुझे बोला कि इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, इट्स नेवर टू लेट, लेट्स चेंज। सो ही वॉज द वन हु पुल्ड माई हैंड, took me out of Nashik and sent me to Pune for my education and study in the relevant field जो मुझे अच्छा लगता है, which gave me a lot of exposure and I thank my brother every day कि अगर वो ये नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। So very clearly, yes, definitely my parents are a very important factor because the experience what my dad gave, hands-on experience with working with people, तो वो मुझे counseling, guidance, ये चीज़ मुझे कभी आती ही नहीं। लोगों की grievances समझना और उनको guide करना ये कभी आता ही नहीं मेरे अंदर। तो yes, family was a vital role जिसके वजह से I entered this particular field.
एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड तो मुझे इसमें एक बोलते हैं ना पंख मिल गए कि बिकॉज आई फ्रॉम नासिक कमिंग डाउन टू मुंबई, अ मेट्रो सिटी, अ वेरी सपोर्टिव मैरिटल फैमिली, हाईली सपोर्टिव हस्बैंड जिन्होंने मुझे आई स्टार्टेड माई एजुकेशन जर्नी इन 2012, एजुकेशन इंडस्ट्री जर्नी, बट उसको एक प्रॉपर चैनलाइज करने में माई हस्बैंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिन्होंने मुझे एजुकेशन वापस परस्यू करने के लिए एक पुश, एक अपॉर्चुनिटी दी आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड बर्थ, विच वॉज इन 2023. द डे आई क्रैक्ड माई IIM अहमदाबाद एडमिशन, एंड जब मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई वापस चालू की, दैट आई कैन एसोसिएशन विद एजुकेशन फील्ड वॉज देयर, आई वॉज वर्किंग, बट आई वॉज वर्किंग विद समवन एल्स. एज एन इंडिविजुअल क्या मैं ये एज अ बिजनेस कर सकती हूँ, या मैं लोगों को नॉन बायस अप्रोच दे सकती हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन एल्स आपको किसी और के तरीके से काम करना होता है, जहाँ पे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो आप नहीं चाहते आपको वो करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव अ बॉस. बट आई वॉज नॉट लाइकिंग दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था दैट माई कॉन्शियसनेस इज़ नॉट सपोर्टिंग मी. मुझे एक नॉन बायस सोल्यूशन मेरे स्टूडेंट्स को देना है, बिकॉज पेरेंट्स आर कमिंग डाउन टू मी विद अ लॉट ऑफ होप कि ये हमें एक राइट रास्ता बताएगी. अ चाइल्ड्स एंटायर फ्यूचर एंड लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन माई गाइडेंस, एंड वन रॉन्ग गाइडेंस बिकॉज ऑफ समवन्स pressure if I'm giving is ultimately hurting my conscious. So there is where my husband came into the picture. उन्होंने मुझे बोला अगर तुम चाहती हो कि तुम एक फिर से एक you want to study a bit more and gather your thoughts on place, take this break and study. So I remember my younger child was only 3 years old जब मैंने ये 1 year break लिया and I pursued my education again. A lot of thanks to my husband and my elder son. अगर वो नहीं होता तो मैं ये वापस 1 year of education journey नहीं कर पाती, अपने पूरे thoughts को channelize नहीं कर पाती, और अपनी journey as a education consultant नहीं चालू कर पाती. Individual education consultant, I mean. So yes, that is the time that it struck me कि this is the melting point. मुझे अब ये करना है, मुझे इस तरीके से ही करना है. So this was all about my journey, how it started. And the reason of me being into this field, लोग बहुत बोलते हैं तुमने IIM से पढ़ाई की है, तुम कॉर्पोरेट में जॉब क्यों नहीं कर रहे, why are you not looking at earning larger number of money? Because money is not a constraint. Now for me the constraint is one small thing of giving back to the society so that our children of our nation excel wherever they go and make India proud. This is one small way of me giving back to the society. Okay. Being unbiased approach. Counselor has to be a person who is not running behind the money but giving the right kind of guidance. Yes, things come with money. पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, हम सबको पता है, बट इट हैज़ टू बी जायज़. इट हैज़ टू बी जायज़. इफ़ अ काउंसलर इज़ गिविंग यू 200%, आपको एक प्रॉपर रास्ता जरिया जो सही है वो बता रहा है, इट हैज़ टू बी अ अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर द वर्क दैट द पर्सन इज डूइंग फॉर यू. डेफिनेटली दे हैव टू पे. दे हैव टू पे फॉर दैट. सो मैम एक्चुअली मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा आपको. हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि एज ए आई एम IIT एजुकेटर, तो बच्चे हमारे पास आते हैं और दे टेक एडमिशन फॉर द IIT प्रिपरेशन कि हम JEE एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं. आफ्टर फ्यू मंथ बोलते हैं कि सर JEE एडवांस तो बहुत टफ है, मैं JEE मेंस की तैयारी करूँगा. फिर 1 year बाद बोलते हैं सर JEE मेंस भी बहुत टफ है, मैं CET की तैयारी करूँगा. फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो बोलते हैं कि सर मुझसे लगता है साइंस मुझसे मेरे बस की बात नहीं है, मैं कॉमर्स करना चाहूँगा. ये ऐसे उनके डिसीजन आता है बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों ने और पेरेंट्स ने मतलब रॉन्ग करियर लिया रहता है कि एक करियर मुझे IIT बनना है किसी को देखकर, फैमिली प्रेशर में या आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर. अगर उसको सही गाइडेंस मिला होता तो पहले ये सिलेक्ट नहीं करता कि मुझे IIT की तैयारी करना पड़ा. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है और ये होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि कुछ भी रैंडम डिसीजन ले लिए, क्योंकि रैंडम डिसीजंस का इफेक्ट तो बहुत लाइफ पे पड़ने वाला है और पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करने वाला है. जो है हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हुआ मेरे साथ. पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं एंड बच्चा जो है पहले बोला IIT की तैयारी करेंगे,
अभी वो बोल रहा है कि मैं कॉमर्स करूँगा, मैं आईटी करूँगा ही नहीं। तो हर साल मुझे देखने को मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं सोचा क्यों नहीं कि इस पे हम थोड़ा डिस्कस करें, और आपको इतनी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड की जो है, तो मैं एकदम आपसे मतलब समझना चाहूँगा कि कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, चाहे वो किसी एज में हो, तो अपने आसपास लोगों को गाइड कर सके और खुद की फैमिली में वहाँ भी हेल्प कर सके। अगर पेरेंट्स हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कोई भाई देख रहा हो, उसका छोटा भाई हो, उसके लिए डिसाइड करना हो। तो सबसे पहले मैं बेसिक में जाना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मान लीजिए बच्चा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया है, केजी में जा रहा है या 1 में जा रहा है, एकदम मतलब बच्चे लेवल की बात करेंगे, फिर हम बड़े लेवल की बात करेंगे और बड़े की बात करेंगे। तो आप उन बच्चों को क्या मतलब गाइडेंस देना पाएंगे? क्योंकि क्या होता है, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करवाना है, तो स्टार्टिंग से दे आर फोकस्ड ऑन मैथ्स। कुछ होते हैं कि उनको फोकस करते हैं बायो की तरफ, थोड़ा जो है मेडिकल करवाएंगे। कुछ होते हैं कि उनको स्पोर्ट्स में भेजना है। तो देर आर डिफरेंट बैकग्राउंड। तो मैं एकदम बेसिक लेवल में समझना चाहूँगा, फिर मैं एडवांस में आऊँगा मैम, कि एज ए करियर काउंसलर आपका क्या एडवाइस है उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको नहीं पता है कि क्या करवाना है, रैंडमली वो सबकी तरह उनको स्कूल भेज दिए, कुछ डिसीजन मतलब रियल स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो है, तो क्या आपका उनका एडवाइस होगा मैम? सर, I'll tell you one thing. जैसे when we start guidance, career does not start from grade 4, 5, 10. नहीं, career starts from day 1 that the child is born. अगर आप देखते हैं इंडिया में, अगर आपको अच्छी मैटरनिटी होम में डिलीवरी करनी जानी होती है तो 1 साल पहले आपको नाम लिखाना पड़ता है। बहुत जगह आप ये ऑब्जर्व करेंगे। इवन इन स्कूल्स लॉटरी सिस्टम होता है कि भाई आपको डालना है और आपका नंबर निकलेगा। मुंबई में बहुत जगह ये होता है। बट माई वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन टू द पेरेंट्स इज हाउ डू यू डिसाइड कि आपका बच्चा स्कूल में जाना चाहिए? आपका डिसीजन कैसे बनता है? ओनली बिकॉज द हर्ड इज फॉलोइंग कि आज सब जा रहे हैं भाई IB बोर्ड में, तो हम अपने सारे बच्चों को IB बोर्ड में डाल दें। आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, वो कहाँ पर है? आज से जब आपका बच्चा आज मानो कि नर्सरी या सीनियर जूनियर में है, आज से 10-12 साल बाद एजुकेशन रेलिवेंट होगा कि नहीं? यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज से 10 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि स्टेट बोर्ड हटने वाला होगा या हट जाएगा और उसकी जगह CBSE आ जाएगा। ये क्वेश्चंस हमने कभी सोचे ही नहीं थे। आज अगर आप देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेरेंट्स के अंदर ये होनी चाहिए, बोर्ड नहीं होता, स्टडीज़ नहीं होती, मैथ, साइंस, स्पोर्ट्स, चेस, ये सब नहीं होता। व्हाट इज़ योर चाइल्ड लाइकिंग? आई कम्प्लीटली अग्री कि वो हमारे अंदर होता है कि जो चीज़ हम बच्चे में इनकलकेट करेंगे वही वो आगे बढ़ेगी। आई अग्री ऑन दिस, बट आपको वो बच्चे को चांस तो देना पड़ेगा कि तू ट्रायल और एरर कर। आज आप बोलोगे नो डांस इज़ नॉट रेलेवेंट, तुम डांस मत करो, तुम चेस करो। हाउ डू यू डिसाइड दैट? अगर आपके बच्चे का पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है तो बच्चा कैसे आपका एक चेस बोर्ड पे बैठ के सिर्फ चेस खेलेगा? आपको बच्चे को किसी और स्पोर्ट्स में भी डालना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज़ टू बी सीन। अभी तक ऐसा होता था कि अब्रॉड बोर्ड्स जो है, एज इन आई मीन टू से यूनिवर्सिटीज़ विच आर अब्रॉड एंड द बोर्ड्स विच आर लाइक IB बोर्ड और IGCSE बोर्ड वाले जो होते हैं, उनमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता था। अब अगर आप देखते हैं दैट बिकॉज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारे यहाँ पर भी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ आर बिकमिंग कंपलसरी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर बिकमिंग कंपलसरी। किसी ने सोचा नहीं था कि कंप्यूटर एक सब्जेक्ट को इतना तूल दिया जाएगा कि आज एक ग्रेड 2, ग्रेड 3 का बच्चा कोडिंग सीख रहा है स्कूल में, विच इज़ बिकमिंग कंपलसरी। एंड बाय द टाइम वो लोग 10th तक पहुँचेंगे, वो एक बोर्ड का सब्जेक्ट ही बन चुका होगा। यू नेवर नो, दैट इज़ बीइंग प्रपोज्ड। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको आज से ही उनको रोबोटिक्स क्लासेस में डालना है। What is your child liking has to be seen. The child has to try everything and then decide that yes mama I liked this or yes dada I liked this, let me choose this and मुझे इसी को थोड़ा और आगे खींचना है। You should not force the child. Give them a place and there has to be a good balance. ऐसा भी नहीं कि एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाओ कि सिर्फ स्पोर्ट्स खेलो, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ डांसिंग करो, नहीं, या सिर्फ एजुकेशन की तरफ जाओ, हाईली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बन जाओ। नो, देर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिकॉज वॉट यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड सी एंड नाउ इवन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इज सीइंग आर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दे आर नॉट ओनली सीइंग कि आपका CGPA कितना है या आपके 12th के परसेंटेज कितने हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग कि आप
ओवरऑल कितने डेवलप्ड हो, आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी की हैं, एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर टू इट. दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू प्ले फॉर द नेशन. इसका मतलब ये नहीं है. उनका मतलब ये कि आपने कितना कंसिस्टेंटली ये किया है. हैव यू फेस्ड द फेलियर्स, एंड आफ्टर यू हैव फेस्ड द फेलियर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट यू हैव डन, आपने छोड़ दिया है कि आपने बाउंस बैक किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आज देखते हैं कि आज 2 सिबलिंग्स हैं, एक सिबलिंग होगा जो चेस खेलने में अच्छा होगा, दूसरा सिबलिंग जो होगा वो फुटबॉल खेलने में अच्छा होगा. देयर हैज़ टू बी नो कंपैरिजन. आज की डेट में 90%, 90 भी नहीं, आई विल से 100% ऑफ द पेरेंट्स आर ट्राइंग टू फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. मैं इंजीनियर नहीं बन पाया इसलिए तू इंजीनियरिंग कर ले, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया बेटा तू ट्राई तो कर ले. बट आप ये तो देखिए कि आपके बच्चे का स्किल सेट उसके लिए सही है कि नहीं है. एक मेडिकल एजुकेशन के लिए यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली, सी 11th 12th जो आप नीट की प्रिपरेशन करते हो वो 2 years प्लस 10 more years. आपके बच्चे में 12 years का डेडिकेशन है. आई डोंट वांट टू से दिस कि डोंट बिकम अ डॉक्टर, नहीं, आई विल नेवर से दैट. बट 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं सर जो डेडिकेटेड होते हैं, जो 18 घंटा सच में पढ़ना चाहते हैं और उनका वो एक ड्रीम होता है जो वो अचीव कर सकते हैं, करना चाहते हैं. पर वो बच्चे हो सकता है कि आपको यू विल नॉट फाइंड देम ऑन द फील्ड प्लेइंग. They would be playing something else. Yes. They would be more good at board games. You never know. तो मैम मुझे क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि जैसे आपने बोला कि हमको बच्चों को ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ पे होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट हो, हम फोर्स ना करें उसको किसी चीज़ के लिए. अब मेरा इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैम क्या मतलब वो कितना टाइम दे बच्चों को हम. जैसे मान लीजिए क्योंकि क्या है किसी को स्पोर्ट्स में जाना है और अगर क्रिकेटर बनने से, इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है जो है, और मान लीजिए उसको 10th तक हम उसको बोल रहे हैं कि तुम होलिस्टिक डेवलपमेंट लो. तो आज जो है देख रहे हैं एक नया प्लेयर आया है वैभव जो है, जो फोर्ड आया जो है, तो उसने 10 साल अपने क्रिकेट को दिया है. बोला कि टीवी भी नहीं देखता था वो, जो ऐसे बचा था जो है. तो अगर ऐसे कुछ नाम करना है तो बोला जाता है कि आपको स्टार्टिंग से ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा जो है. तो ये मैम एज ए काउंसलर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्या एज हम डिसाइड करें या क्या टाइम डिसाइड करें कि इतने एज तक उसको सब कुछ करानी है, फिर उसका इंटरेस्ट जानना है एंड देन डिसाइड करना है कि बच्चा यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन. देयर इज़ नो टाइम लिमिट. आज अगर आपका बच्चा 6 साल का है, देखा जाए तो कोई भी इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, वेदर इट इज़ स्कूल और एनी अदर इंस्टीट्यूट्स, व्हेन द चाइल्ड इज़ 6 years एज इन grade 1, उसके बाद ही ये सब एक्टिविटीज़ चालू होती है. उसके पहले तो प्राइवेट में ही होती है जिधर भी होती है. क्रिकेट तो अब उसके पहले बहुत बार होता भी नहीं है. बट अगर आप देखते हैं आफ्टर 6, लेट द चाइल्ड शो द कंसिस्टेंसी एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years. उसको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना घंटा काम करना है, मुझे कितना सुबह जल्दी उठना है, कैसे प्रैक्टिस करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट हु हैड कम डाउन टू मी फॉर काउंसलिंग. बच्चा क्रिकेट की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड है दैट द चाइल्ड हैज़, एंड फ्रॉम एन IG बोर्ड, पढ़ाई भी कर रहा है, क्रिकेट की तैयारी भी कर रहा है, एंड ही एक्चुअली हैड द गट्स टू लीव हिज पेरेंट्स एंड गो ऑल द वे टू बैंगलोर, स्टे देयर, प्रैक्टिस देयर, एंड वो NIOS से आज पढ़ाई कर रहा है. एंड हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स हु आर स्टेइंग सेपरेट जस्ट कि भैया मेरा बेटा प्रॉपरली वहाँ पर सेट हो जाए. वन ऑफ द पेरेंट इज स्टेइंग देयर एंड सेटलिंग द चाइल्ड. ये पेरेंट का भी तो डेडिकेशन उसमें दिखता है कि हम एज अ पेरेंट कितना कर सकते हैं और कितना करना चाहते हैं. टुडे इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से मैं अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे. ये एक बेसिक नोशन है हमारे इंडियन पेरेंटल की कि इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस हाउ विल आई ओन. बट यू सी इफ़ यू वांट अ चाइल्ड टू रीच दैट लेवल ऑफ स्पोर्ट, तो वन ऑफ द पेरेंट ऑल्सो हैज़ टू सैक्रिफाइस. दोनों में से एक पेरेंट का ऐसा होता है. अगर आप देखेंगे कितने क्रिकेटर्स हैं हमारे इंडिया के, आप धोनी जी की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग लेकर जाना, लेकर आना, प्रैक्टिस करवाने करना, एक पेरेंट ही स्कूटर पे लेके जाता था ना. तो वो पेरेंट का भी डेडिकेशन उसमें दिखता है कि पेरेंट का डेडिकेशन है कि नहीं है, और पेरेंट की लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस कितना है, बहुत मैटर करता है ये चीज़ों को लेकर. तो ठीक है मैम, मुझे मतलब ये समझ में आ गया कि कोई टाइमलाइन नहीं होती है. यू हैव टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड एंड अब आपको अपने आप दी जाएगा कि मेरा बच्चा इसमें अच्छा कर रहा है, अब उसमें उसको ले जाना है.
एज ए पेरेंट्स मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जिस दिन ऑब्जर्व आ गया उसको उसमें सर एज अ पेरेंट पहले तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आज आप देखेंगे पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए मैं देखती हूँ टाइम ही नहीं है। मेट्रो सिटी में बेसिकली बहुत है, Yes, मैं बहुत मेट्रो ज़्यादा गांव में है। भी है कि लोगों को तो अपनी काम करनी होती है, सब अपना ये अपना डिफिकल्ट काम में है। या आज हम अगर हमारा बचपन याद करते हैं तो मुझे ये ठीक है, आई कम्प्लीटली अग्री कि वो टाइम पे ऐसा भी था कि मोस्ट ऑफ द मदर्स वर हाउस वाइफ्स एंड इसके वजह से उनके पास टाइम होता था, बट फादर वॉज ओनली वर्किंग। पर आज आप देखेंगे एक बहुत ही एक्सट्रीम कल्चर में है। या तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिन दिन भर बच्चों को मिल नहीं पाते, बैठ के बात भी नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर वर्किंग एंड एक्चुअली दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव द बेस्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल फॉर द चिल्ड्रन, बट दे आर अनअवेयर कि बच्चे को बेसिकली क्या चाहिए। एंड कहीं पर एक बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छे लाइक आई विल नॉट से अच्छे एक बहुत ही परफेक्ट पेरेंटल हो रहा है कि पीपल हैव बैलेंस कि मैं सुबह लेके 7 बजे तक काम करूँगा, 7 के पास एक डेडिकेटेड टाइम है जो मेरे बच्चों को मुझे 2 घंटा देना है। उसमें अगर आप वैसे पेरेंट्स को अगर आप देखेंगे ना, वो वाले बच्चे दे आर वेरी वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड बाय द पेरेंट्स नो द व्हाट डज द चाइल्ड वांट, एंड उन लोग एक्सेल भी करते हैं बिकॉज दे आर इमोशनली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, they are very strong on the educational system also because parents are involved into their education and their life. I agree कि money is important, but at the same point of time only weekend parenting is not important. We need to give them at least 2 hours of our entire day. I am not telling to the parents that you take them out every day or spend money on them every day. No, a small drive, sitting and playing a small board game of even 20 minutes is more than enough. Just listen to them, what is happening in the school. आजकल स्कूल में इतना सब कुछ हो जाता है कि बहुत चीज़ें पेरेंट्स तक ट्रांसपायर भी नहीं हो पाती हैं बिकॉज इतना कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। एंड बाय द टाइम एक लेवल तक बच्चा पहुंचता है, 7th हो गया, 8th हो गया, जब पेरेंट्स बोलते हैं ये तो वो बच्चा ही नहीं था मेरा, पहले तो ये बहुत अच्छा पढ़ता था, आज वो मुझसे बात भी नहीं करता, आज वो पढ़ता भी नहीं है। आप बैक हिस्ट्री तो देखिए कि आप तभी कहाँ थे जब उसे वो इश्यूज़ थी एंड उसने खुद वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, या वो चाहता नहीं था कि वो आपको डिस्टर्ब करे बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग। इवन दैट इज़ देयर। आज आप देखेंगे ग्रेड 8 में हमारे बच्चों को डिसाइड करना होता है व्हाट सब्जेक्ट्स टू बी टेकन। I am directly jumping on that topic because that is a very important topic. आज 50% of the students don't want to go for maths and science. क्यों? क्योंकि उन्हें वो डिफ़िकल्ट लगता है। बट आपको वो डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? आपका अगर आज आप टेक्स्ट बुक्स उठाएंगे, आज हमारे टाइम पे टेक्स्ट बुक्स बहुत अलग हुआ करती थी, हर साल एक नया टॉपिक आता था। बट अगर आप देखेंगे ग्रेड 3 में जो टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स 10th तक है, सिर्फ उसका इंटेंसिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इंक्रीजिंग। मतलब हमारे बच्चे का बेस वीक है, हमने हमारे बच्चे के बेस पे ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ मार्क्स अच्छे आने चाहिए ये ध्यान दिया। देयर इज़ वेयर वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक एंड दिस हैज़ टू बी टेकन केयर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। माई always it is ki 10 minutes 15 minutes of if it is a son, always have a father and a son talk. It's very important every day because if it's a girl, obviously girls are very close to father, वो लोग बात करते ही करते हैं, बट मदर डॉटर कम्युनिकेशन आप देखना कभी बहुत बहुत टाइम के बाद स्टार्ट होती हैं। एट अ अर्ली स्टेज वो कम होती हैं कंपेरेटिवली। आजकल तो लोगों की मतलब people are planning only one child, but even if that is there, both the parents have to give equal time to their children and just to talk to them because this is how and what will nurture their education. Ultimate goal is a successful career. How are you going to be successful is a very important thing because it's a journey. Your decisions are on your journey. तो मैम मुझे एक और इसमें डाउट हो रहा है, जनरली जब हम बच्चे को बड़े करते हैं ना, डिसाइड करते हैं सब कुछ, तो एक प्रॉब्लम होती है डिसाइड करने में कि सिंस जैसे आपने पहले बताया मुझे कि जो फॉरेन बोर्ड जो होती है, जो फॉरेन कल्चर को जो फॉलो करती है, वहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जो है, बट सोसाइटी में जो है हम डिफ़िकल्ट होती है स्टार्टिंग फेज में कि जैसे आईसीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है और सीबीएसई भी है, स्टेट बोर्ड भी है, और एक पेरेंट्स कैपेबल है मतलब अपने बच्चों को भेजने के लिए जो है,
तो उसको जो है टिल क्लास 10 तक, क्योंकि हम 10th के बाद आएंगे, तो टिल क्लास 10 तक किस बोर्ड से पढ़ाना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस मतलब क्या बोलता है जो है कि Sir, विच विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स, this is a अगर very पेरेंट्स कैपेबल हैं जो it's a है? very जी। personal question. See, कैसा हो जाता है, it completely depends on the requirement and what is the surrounding of a parent. For an example, अगर आप एक जॉबाइट फैमिली से हैं एंड आपका एक यू डोंट नो कि आपका बच्चा बाद में स्टार्टअप करेगा या जॉब ही करेगा, एक पेरेंट का एक एस्पिरेशन होता है कि मैंने आज 20 साल जॉब की है, इसके बाद व्हाट माय चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी डूइंग वो उसकी चॉइस, या वो जॉब करे या स्टार्टअप करे, तो उसका कोई सेट बिजनेस तो है नहीं। तो आई विल ऑलवेज वांट दैट, एंड अगर वो बच्चे को जॉब करनी है इंडिया में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टडीड इन CBSE ICSE बोर्ड. Why? Because it is, Indian system is a very strong system, and it is a very, difficult passing system. हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एकेडमिक प्रेशर टू चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों के अंदर एक कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ फेसिंग the surrounding becomes more easier. They become go getters. ईजिली अप्रोचेबल नहीं होती है। क्लास का द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज़ वेरी हाई, तो उसमें ऐसा हो जाता है व्हेन दे आर ऑलरेडी सराउंडेड विद सो मेनी पीपल, दे नो हाउ टू डू ग्रुप वर्क, टीम वर्क, दे नो हाउ टू मैनेज पीपल। अगर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट भी, हमें अगर कोई भी आज सरकारी ऑफिस भी जाना होता है तो इट्स जस्ट लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप यही कंपेरेटिव एनालिसिस कर लें, एक जैसे कि IG बोर्ड या IB बोर्ड के बच्चे अगर आप देखेंगे, उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी हो जाएगा, जाओ लाइन में खड़ा रहो, ये करो वो करो, बिकॉज दे आर मोर सिस्टमाइज्ड एंड चैनलाइज्ड ऑफ डूइंग थिंग्स ऑनलाइन। और हमारे जो अदर जो दूसरे बच्चे होते हैं, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिकॉज वो इतने केओस में ऑलरेडी रह चुके होते हैं और इतना प्रेशर ले चुके होते हैं, तो उनके लिए टू एंड फ्रो रनिंग करना, भागना दौड़ना थोड़ा इजी हो जाता है, एक एज मिल जाता है उन लोगों को। और अगर आप बिजनेस सिनेरियो से भी देखेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू रन अ बिजनेस इन इंडिया, you know how it's very difficult. It is very difficult. Indian logos, to get work done here, it is difficult. Labor के साथ काम करो, कराओ, it is no time. हमारे यहाँ कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर आप अब्रॉड चले जाओ, आपको 8 hours ऑफ वर्किंग ही होता है। यहाँ पे 8 hours की कोई ड्यूरेशन नहीं है। यहाँ पर रात को 12 बजे भी फाउंडर कैन कॉल्स यू, या देखा जाए तो कभी कभी कॉल नहीं भी आता है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना, कराना, itself is an art. Yeah, people management is very difficult. It is very, but difficult. people management is a very difficult Yeah. thing. Being a leader today is a very difficult thing. Yes. Decision making is a very difficult thing. दोनों बोर्ड्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप देखते हैं IG IB बोर्ड जो होता है, दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे हैव गुड डिसीजन मेकिंग पावर, दे आर वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशन, they are the one who practically believe and they achieve whatever they want to, because they have that understanding. उन लोग को स्टार्टिंग से एकेडमिकली नहीं, बट विथ दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप प्रैक्टिकली आज आप काम करोगे, then how you have to achieve it, what is the way of achieving it is being taught to them since the start. वहीं पर अगर आप देख लेते हैं स्टेट बोर्ड, CBSE, अदर बोर्ड्स, रेलिवेंट ICSE बोर्ड्स का, हम लोग हर सब्जेक्ट के बारे में वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, वेदर वी नीड इट और वी डोंट नीड इट, वी डोंट नो, बट वी आर स्टडिंग। आज आप देखेंगे CBSE बोर्ड में आपको प्रैक्टिकली क्या करवा रहे हैं। Forget about practicals of physics, chemistry, biology that you are doing into the room, but practically what thesis are you solving? What project-based education are you doing? It's not like that. It's not happening. Though now after new education policy, things are changing. They are still into the process. जो 2020 में आया है, still they are into processing it. इसमें से a very drastic change what has been done is done by ICSE board. They are doing very good wonders. उन्होंने बहुत जल्दी ये चेंजेस अप्लाई भी कर दी हैं। रादर ये अनइमेजिनेबल था कि आप हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और उनको प्रैक्टिकली हाउ द चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी सॉल्विंग द MCQ क्वेश्चंस आप ये करवा रहे हो। लाइक
यू नो टुडे हड़प्पा मोहनजोदारो के ऊपर टुडे वेयर विल यू यूज दीज काइंड ऑफ ब्रिक्स, ऐसे क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड पूछ रहा है बच्चों को. दैट्स हैट्स ऑफ, इट्स वंडरफुली बीइंग पुट अप. सो अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन कि व्हाट पेरेंट्स वांट, यू नो व्हाट आर देयर एस्पिरेशन. इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू सिट वन ऑन वन एंड डिसाइड. जैसे सर आई टेल यू पर्सनली, आई हैव चेंज्ड माई चाइल्ड्स बोर्ड फ्रॉम IB बोर्ड टू ICSE बोर्ड. इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. दो इट वॉज नॉट अ फोर्सफुल डिसीजन बट इट वॉज अ वॉलंटरी डिसीजन जो मुझे करना था. तो ये मतलब 1-to-1 किनके साथ सीट करें? काउंसलर्स के साथ, हमारे जैसे काउंसलर्स के साथ. सर आई टेल यू व्हाट, एजुकेशन लाइक आई जस्ट सेड, इट्स अ जर्नी, इट्स ऑन गोइंग. आज आप बोलो आप मेरे पास आ गए, आपने मेरे से एक टेस्ट करवा लिया, मैंने आपको बता दिया सर आपके लिए रेलेवेंट है, आप इंजीनियरिंग में चले जाइए. नो, दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. इट्स अ जर्नी. आपको उसमें काफ़ी चेंजेस, जैसे आपने बोला कि बच्चे आते हैं कि भाई हमने आज सर जेई प्रिपरेशन के लिए करना था पर आज मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूँ. मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं कि बच्चों का स्किल सेट होता है दैट दे कैन क्रैक, बट दे आर सो ओवरवेल्म्ड विथ द कोचिंग क्लासेस कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 16-16 घंटा पढ़े. वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. हमें वो बैलेंस करवाना है बच्चे के साथ. आज मैं एक एग्जाम्पल ही आपको देती हूँ. लाइक 2 years बैक देयर वाज अ चाइल्ड हु केम डाउन टू मी कि मैम मैंने IB बोर्ड चाइल्ड हु शिफ्टेड टू एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्योंकि उसको जेई क्रैक करना था. 6 महीने के बाद, 6 महीने की कोचिंग के बाद मुझे बोलता है मैम मैं नहीं कर सकता हूँ. पेरेंट्स केम डाउन टू मी रशिंग, मैम हमने लाखों रुपए भरे हैं, अब आप बचा लो, हम क्या कर सके. मैंने सर अगर तो आपके पैसे वेस्ट होने होंगे बिकॉज आपने कोई टेस्टिंग नहीं करवाई, आपने कोई काउंसलिंग नहीं की, ओनली बिकॉज यू आर अ इंजीनियर. आपने बच्चे को बोला तो इंजीनियर बन जा, तो आपने उसको डाल दिया. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. अगर तो आपके टेस्ट में रेलेवेंट आया कि इंजीनियरिंग करना है तो लेट मी सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. व्हाई इज़ अ चाइल्ड लुकिंग एट शिफ्टिंग. अगर तो टेस्ट में नहीं आता देन वी विल हैव टू शिफ्ट, बिकॉज मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप इंजीनियरिंग छोड़वा के कुछ और करवाइए. My job is to give you the ways कि this is the reason, this is what is happening. Rest to do, not do is your call. So when the child sat with us, when we had, you know, psychometric test हमने जब किया, so we have different levels and types of testing. एक क्या, एक में इंजीनियरिंग आया, सेकेंड क्या, सेकेंड में भी इंजीनियरिंग आया. So I was like कि सर आपका बच्चा इंजीनियरिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, एंड रादर इंजीनियरिंग जो आप बोल रहे हो वो नहीं, आप प्लीज़ ये इंजीनियरिंग करवाइए. सो पेरेंट ओनली बिकॉज AI चल रहा है, AI इंजीनियरिंग में, यू नो AI ML में बच्चे को डालना चाहते थे. आई सेड सर योर चाइल्ड इज़ रेलिवेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, एंड यू आर ऑलरेडी अ सिविल इंजीनियर, आपका सेट बिजनेस भी है, व्हाई नॉट, यू नो, पुट योर चाइल्ड इज़ ओके विद इट. तो जब बच्चे के साथ बैठे बोला मैम सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई हैव टू रीच द कोचिंग एट 7 o'clock. मेरे घर से 1.5 घंटे दूरी कोचिंग पे है, तो मैं 4 बजे उठ को पहले पढ़ूँ, फिर मैं कोचिंग जाऊँ, टिफ़िन लेके जाऊँ, मैं शाम को 7 बजे निकलता हूँ, आने के बाद वापस होमवर्क होता है वो करूँ. मैं आई एम नॉट हैविंग ब्रीदर फॉर माई सेल्फ. द चाइल्ड वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन. जब हमने वो चाइल्ड को सर 6 months ऑफ हैंड होल्डिंग किया था वो बच्चे के साथ, मैंने बेटा तू सिर्फ 11th पार कर ले, तो देख ले, तू कर सकेगा तो ठीक है, नहीं कर पाओगे देन वी विल शिफ्ट. But that 6 months of channelizing his timetable, 6 months of, you know, उसका वो बैच जो 1.5 घंटे की दूरी पे उसको शिफ्ट करवा के घर के पास करवा के जो उसका 1.5 घंटा वो बचाया, और उसमें सिर्फ एक स्पोर्ट उसके लिए ऐड कर दिया बिकॉज ही वॉज अ बैडमिंटन लवर एंड ही वॉन्टेड टू प्ले बैडमिंटन ऑल्सो. 1 घंटा सिर्फ एक बैडमिंटन के लिए हमने उसको दे दिया. द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी. Now child is already appeared for the JEE and he's very happy with it. Rather he's also filled forms for, you know, other institutes of Mumbai and India and is looking forward to get admitted. So this is the difference what happens. जैसे आज ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले आए और हमने पेरेंट को छोड़ दिया, नहीं, इट हैज़ टू बी ऑन गोइंग. पेरेंट्स को लगता है हमने एक बार कर लिया, एक बार हमारी काउंसलिंग हो गई, अब बात ख़त्म हो गई. यू नेवर नो ड्यूरिंग द प्रोसेस कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं. सिमिलरली अगर आप नीट का देखते हैं, 5 years इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज फॉर द चाइल्ड टू बी सस्टेनिंग. एडमिशन तो मिल जाता है, पर वो 5 साल जो आपको सस्टेन करना है वो आप कैसे करोगे.
या तो एज अ पेरेंट आप वहाँ रहो, एज इन बच्चे से बात करो, कम्युनिकेट करो। और अब ये मैं ऑलवेज अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि मुझसे बेटर आप हो, आप लोग अपने बच्चों के साथ 24 घंटे रहते हो, यू कैन डेफिनेटली टॉक। वाई डज योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू सीक हेल्प फ्रॉम मी एज अ करियर गाइडेंस? आई एम गिविंग यू अ रोड मैप, बट उसके बीच में, वो रोड मैप के बीच में जो हर्डल्स आ रही हैं वो तो आप भी सॉल्व कर सकते हो ना। आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप स्टार्टिंग से ही बच्चे के साथ इतने अटैच्ड उसकी एजुकेशन जर्नी में रहोगे। पर्सनल जर्नी में हम होते हैं, एजुकेशन जर्नी में भी हमें अटैच रहना चाहिए। जी, तो मैम एक्चुअली क्या है, मैंने देखा है, जो मेरी नियर अबाउट 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मेरे बच्चे कुछ टॉप 100 में भी आए हुए हैं। तो और स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं, जैसे वैभव की हमने नाम लिया जो है, तो अगर कोई बच्चा अगर हार्डवर्क नहीं कर रहा है तो उस फील्ड में उसकी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। इस ट्रू है। वेरी जैसे कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको 8-9 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ता है, अगर नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं क्रैक कर नहीं सकता कर है। पाएगा। अगर स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको 8-9 आवर्स प्ले करना पड़ता है। अब यहीं पे रोल आती है करियर गाइडेंस की, कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट का चीज़ नहीं है, मतलब सही चीज़ नहीं सिलेक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 2-3 आवर्स वो आउट हो जाएगा कि अब मुझसे नहीं होगा। बट अगर उसने सही गाइडेंस लिया है तो डेफिनेटली वो 8-9 आवर्स कैसे बीत जाएगा उसको पता नहीं चलेगा जो है। तो मैं अब आना चाहता हूँ मैम यहाँ पे, कि कोई बच्चा जनरली जो मेजर डिसीजन जो लेना पड़ता है इंडिया में, वो 10th क्लास के बाद, क्योंकि 10th क्लास के बाद बिल्कुल उसको क्या 11-12 में सेलेक्ट कर रहा है उसमें उसकी फ्यूचर डिपेंड करती है, स्पेशली इन इंडिया। बिकॉज अगर आप साइंस ले रहे हैं तो अलग बैकग्राउंड ओपन होती है, कॉमर्स ले रहे हैं तो अलग बैकग्राउंड होती है, आर्ट्स ले रहे हैं तो अलग होते हैं। तो अगर बच्चा कोई 10th किया है तो हम डिसाइड कैसे करते हैं? बिकॉज मेरे पड़ोसी जो है इंजीनियरिंग किया था, या मेरे पेरेंट्स इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो जैसा उन्होंने किया था मैं वैसा करूँगा, या जो भी बैकग्राउंड में गए हुए हैं, या मेरे फैमिली में IAS ऑफिसर्स हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया था तो वैसे करते हैं जो है। तो सिंस आप इतने सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों को आपने किया है, तो 10th के बाद ये जो डिसीजन है, या कुछ लोग 9th 8th में भी ले लेते हैं डिसीजन जो है, तो ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए? फैमिली के बेसिस पे लेना चाहिए या काउंसलर से मिलकर लेना चाहिए? और कैसे डिसीजन लेना चाहिए मैम कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? बिकॉज डायरेक्शन तो बहुत ओपन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द, मतलब बच्चा जो है मैच्योर्ड हो चुका है अभी 9th 10th के रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। सर, एक आपसे एक बात मैं पूछती हूँ, वंडरफुली आई पुट दिस अप फॉर यू। आज अगर आपको लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ है, आपके हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है, आप घर वालों के हिसाब से या अपने फादर के हिसाब से डायबिटीज़ की गोली खा लेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बस सर, द आंसर इज राइट हियर। यू हैव टू गो टू द परफेक्ट स्पेशलिस्ट who can help you find the right direction. That is a basic problem in India. Majorly parents को लगता है हमें सब कुछ आता है। Yes, आपको आता है, पर आपको अपने एक्सपीरियंस किसके हिसाब से आता है? आज मैं भी पेरेंट हूँ, मुझे भी पता है मुझे सब कुछ आता है, पर आज जब मेरे बेटे की गाइडेंस का टाइम है, आज मेरा बेटा 8th में है, मैं नहीं करूँगी उसका, मैं उसे अपने मेंटर के पास लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे बायस हो सकती हूँ। मैं मतलब बहुत बार हम लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से भी हमारा आ जाता है। कैसा होता है सर, कि जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में हर किचन में डॉक्टर है, हर घर में डॉक्टर है। हु इज़ दैट डॉक्टर? इज़ द मदर। पेट में दर्द हो रहा है, हींग खा लो, ये हो रहा है, वो खा लो। सर सिमिलरली, आपको पढ़ाई नहीं आ रही, आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। आपको मैथ्स नहीं आ रहा, आप रट्टा मारो, टेबल्स रट्टा मार लो। नो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू चेक कि वो क्यों नहीं हो पा रहा, और वो आप अगर चेक कर पाते तो अब तक सोल्यूशन निकल चुका होता। You have to go to a relevant expert career guidance. I repeat, not a career counselor, a career guidance expert, an education specialist जो बता सकता है। For state board, CBSE board, yes, 10th is a major decision making. After 10th is a major decision making a year. But if you see all the other boards, आपको 8th में ही decision करना होता है. By November, December, you have to choose which subjects you want to go for.
अगर आप अभी देखेंगे 90% ऑफ द पेरेंट्स, साइंस ले लो, आप साइंस ड्रॉप मत करो, साइंस लो तो आपको सारी फील्ड ओपन हो जाती है। प्लीज़ एक्सप्लेन मी, ऐसी कौन सी फील्ड है जो आपकी ओपन हो जाती है साइंस लेकर, जो आर्ट्स या कॉमर्स लेके आपकी नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर अगर आप देखते हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो आपको साइंस लेनी चाहिए, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, मेजर 3 ऑप्शंस एल से, तो आपको साइंस लेना चाहिए, या अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको साइंस लेना चाहिए। सर बीटेक कंप्यूटर साइंस करो या आप बीएससी आईटी करो, और उसके बाद आप दोनों करने के बाद आपको एमएससी या एमबीए ही करना है ना मास्टर्स में। तो यू हैव टू चूज कि आपके बच्चे का रेलेवेंस किस चीज़ में है एंड व्हाट इज द रीज़न कि आपको साइंस उसको लेकर देना है। येस, दिस नोशन वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट जब हम पढ़ते थे कि साइंस लो सारी स्ट्रीम्स ओपन हो जाएंगी, लॉ करना है तो भी साइंस लेना पड़ेगा, आर्किटेक्चर करना है तो भी साइंस लेना पड़ेगा, आपको सीए बनना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। आज वो रेलेवेंस ही नहीं बचा है। आज की एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी कर दी है गवर्नमेंट ने हमारे लिए कि अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो आप मैथ्स ड्रॉप करके भी बीबीए कर पा रहे हो, जबकि पहले के ज़माने में बोलते थे कि मैथ्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। यू कीप रनिंग ऑन योर टोज व्हेन मैथ्स इज चल रहा होता है, यू आर एबल टू, बिकॉज सी बेसिकली वाई डू वी डू मैथ्स, क्या है रीज़न मैथ्स करने का? मैथ्स बेक्स योर ब्रेन वर्क, इट गिव्स यू ब्रेन एक्सरसाइजेस, जिससे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिजीजेस भी अवॉइड हो सकती हैं। बट अगर आपके कोई बच्चा जो हमारे पास आता है उसको डिसलेक्सिया है या उसको कैलकुलस प्रॉब्लम है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते मैथ्स लेने के लिए। ये चीज़ें हमारे टाइम पे बहुत ओपन नहीं थी। डिसलेक्सिया, कैलकुलस इश्यूज, ऑटिज्म वाज नॉट वेरी ओपन जब हम व्हेन वी वर किड्स और व्हेन पेरेंट्स वर किड्स। पर आज ये चीज़ें ओपन है। येस, दैट डज नॉट मीन कि आपके बच्चे को डिसलेक्सिया, कैलकुलस इश्यूज़ है तो आप उन्हें मैथ्स कम्प्लीटली ड्रॉप करवा दीजिए। आप लोअर लेवल ले लीजिए, या अगर आपको 8th में ड्रॉप करना करवा लीजिए, लेकिन आप बाहर से उसे मैथ्स ज़रूर पढ़ाइए जिससे आपके बोर्ड पे इफेक्ट ना हुआ। द ऑन बैक एंड द चाइल्ड इज कंटिन्यूइंग स्टडिंग विथ मैथ्स। एग्जाम्स ही नहीं देगा सिर्फ, लेकिन मैथ्स तो करेगा। एंड येस, इवन इफ यू ड्रॉप मैथ्स इन 8th and 9th, you can definitely add it after 11th and 12th, or else you can add it after 12th also. Like for an example, there was one of my student who had taken arts, जिसने मैथ्स ड्रॉप कर दिया था बिकॉज उसकी मदर को लगता था ये मैथ्स में अच्छी नहीं है, तो उन्होंने उसको मैथ्स ड्रॉप करवा दिया कि हमें इतनी एक्सपेंसिव ट्यूशन्स ना करनी पड़े, या बच्चे से हो ही नहीं रहा है तो हम क्यों ही करें, क्यों उसको सब्जेक्ट को ही काउंट करना है मार्क लिस्ट में। पर जब बच्चे ने तब वो ड्रॉप किया, ना तो उन्होंने कुछ स्टडी करवाया, ना काउंसलर को मिला, खुद डिसीजन ले लिया और ड्रॉप करवा दिया। जब बच्चा मेरे पास 11th मिड में आया, बोलता है मैम मुझे पता ही नहीं है मुझे 12th के बाद क्या करना है, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। So when I sat, when we did the testing, when we had a lot of counseling with the child, तो हमें तब पता लगा the child is appropriate for CA, wonderful for CA. The problem was बच्चे का मैथ्स में बेस ही वीक करवा दिया था। तो मैंने I told the child, if you are okay with preparing for CA, go ahead with it. Believe me sir, first attempt में बच्चे ने CA का एंट्रेंस क्लियर किया है। उन्होंने बाहर से the child who was scoring only between 50 and 70% in the art studies, psychology हो गया, sociology हो गया, English, ये सब सब्जेक्ट्स में टोटल 50-70% मार्क्स आते थे। जब वो बच्चे के साथ बैठे हम लोग, सी एजुकेशन काउंसलिंग के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल काउंसलिंग के डिस्कशंस भी आ ही जाते हैं। तब पता ये लगा कि सराउंडिंग ऑफ द कॉलेज वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, जिससे बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था। There is where and बच्चा was not even comfortable discussing it with the parents कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो जब हमने थोड़ा उसे गाइडेंस देना चालू किया, वी हैव अ पैनल ऑफ काउंसलर्स विद अस हु सिट विद अस ऑल्सो। सो जब हमने डिवाइड करके उन बच्चे से बात करना चालू किया, तो हमें पता लगा कि हम बच्चे के साथ चेंजेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी रॉ एंड अ न्यू इशू व्हाट इज कम अप, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। सर जो बच्चे ने प्रीलिम्स में सिर्फ 53% लाया था, वही बच्चे ने 15 दिन बाद के बोर्ड्स में 98.3% लाया है। तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट।
वाई? बिकॉज द चाइल्ड वॉज एसोसिएटेड विथ मी फॉर 15 to 20 days, कंटिन्यूस मीटिंग हो रही थी और 6 महीने की हमारी जर्नी थी बच्चे की। और उसके बाद एक्सटर्नली मैथ्स की क्लासेस लगाना, पर्सनल क्लासेस फॉर सीए एंट्रेंस लगाना, फिर वो बच्चे ने सीए का एंट्रेंस क्लियर करके आज बीकॉम लेकर आज वो बच्चा 3rd ईयर बीकॉम में है एंड सीए के आर्टिकलशिप की तरफ पुश हो चुका है विथ फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट इज़ एंड उसी वही बच्चे के फैमिली मेम्बर को 14 साल लग गए थे सीए का पेपर का क्लियर क्रैक करने में। 14 years इज़ अ वेरी बिग टाइम। उन्हें लगता था जब मुझे 14 साल लगे तो हाउ कैन मेरे घर का ये बच्चा कर ही नहीं सकता, बट वो बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया। एंड टुडे वी हैव अ पर्सन रेडी टू टेक सपोर्ट द फैमिली मेम्बर कि आई एम देयर सपोर्टिंग यू, कि हम अपना फैमिली बिजनेस आगे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंसेस कि ऐसा नहीं है कि आज आपने मैथ्स छोड़ दिया तो आप कल मैथ्स नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, बट ये है कि आपको ये देखना कि रीज़न क्या है जो आपका बच्चा आज मैथ्स ड्रॉप करना चाहता है, एंड वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट रीज़न। सर कैसा है ना, एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लाइक आई जस्ट सेड एकेडमिकली वेरी प्रेशर टेकिंग फॉर चिल्ड्रन। सर्टेन बोर्ड्स आर वेरी एकेडमिकली प्रेशर टेकिंग, जिनको ऐसा लगता है कि ईजी रास्ता ढूंढ लो, सब्जेक्ट ही छोड़ दो। पर हमें बच्चे को ये कंफर्टेबल करना है कि बेटा इट्स ओके, अगर आपके 90, 80, 85, 70 भी नहीं आते तो भी चलेगा, लेकिन छोड़ो मत। हम हैं जिनको डिसाइड करना कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, और कोई नहीं डिसाइड करेगा। एंड लेट्स हैव अ रेलेवेंट स्ट्रक्चर टुवर्ड्स इट। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर 8th में जब हम लोग हाउ अर्ली वी शुड स्टार्ट, तो अगर उस पर हम आते हैं 8th में जब आप सब्जेक्ट्स डिसाइड कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और साइंसेस है ही नहीं तो आप उसको साइंस क्यों लेने के लिए बोल रहे हो? आज अगर आपका बच्चा एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता है तो आपका बच्चा क्यों साइंस लेकर बैठेगा? मैथ ज़रूरी है, बट साइंस की क्या ज़रूरत है? और अगर आज आपका बच्चा लॉयर बनना चाहता है तो उसे साइंस और मैथ्स दोनों की क्या ज़रूरत है? लेट्स स्टडी द रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जिसमें वो ज़्यादा एक्सेल कर सके और वो बेटर फ्यूचर कैन बी बेटर। इससे अच्छा आप उसको वो प्रेशर ऑफ सब्जेक्ट्स देने से अच्छा आप उसको प्रेशर ऑफ इंटर्नशिप्स दीजिए। इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग एक्स्ट्रा टाइम, जिसे बोलते हैं कि भाई टाइम बहुत बच जाएगा, 3 साइंसेस अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास टाइम ज़्यादा बच जाता है, तो आप वो 1-1.5 घंटे की इंटर्नशिप करवाइए। क्यों नहीं करवा सकते? अभी तो इट्स बिकम like more important as per new education policy, internships are important, why not do that? जो पहले कॉलेज में हुआ करता था इंटर्नशिप, अभी हमें Correct. स्कूल में भी करवा अगर आप देखेंगे पेरेंट्स क्या करते हैं, समर स्कूल करवा देता हूँ या छोटा सर्टिफिकेशन कोर्स करवा देता हूँ। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्टिफिकेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट समर प्रोग्राम्स, इट्स ऑल अबाउट इंटर्नशिप्स ऑल्सो, वॉट यू डू साथ साथ में, विच हैज़ टू बी रेलिवेंट, जो आपके स्ट्रीम साथ रेलिवेंट होना चाहिए। 8th में अगर हम सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं तभी भी हमें अपनी जर्नी को प्रॉपर्ली चैनलाइज करना चाहिए। आप काउंसलिंग करवाइए तभी। 8th के बाद यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम काउंसलिंग एंड मीट द काउंसलर अगेन आफ्टर योर 10th एग्जाम्स। देर इज़ नो नीड, येस इफ़ यू वॉन्ट टू हैव प्रोफाइल बिल्डिंग एंड आपकी इंटेंशन है कि मैं अब्रॉड की कोई यूनिवर्सिटी क्रैक करूँ विच आर टॉप नॉच, जैसे इम्पीरियल हो गया, हार्वर्ड हो गया, पेन हो गया, स्टैनली, लेकिन ऑल दीज, स्टैनफोर्ड हो गया, देन यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग ऑल्सो। देन यू शुड बी डूइंग इट इन दैट मैनर कि आप 8 से ही यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। वहीं पर अगर आप बोलते हो कि इट्स गुड टू स्टार्ट फ्रॉम 8th, इफ नॉट 8th देन स्टार्ट इट फ्रॉम 9th। सो द प्रोसेस हाउ वी वर्क इज, हम बच्चे को 10th में प्रेशर फ्री रखते हैं। सो इफ द चाइल्ड इज कमिंग डाउन टू मी इन 8th, वी स्टार्ट द प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटी इन 8th एंड 9th। 10th में वी गो अ बिट स्लोअर बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स भी है, हमें बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। देन वी रीस्टार्ट किक स्टार्ट, जहाँ पे हमने पॉज किया वहाँ से वी रीस्टार्ट द जर्नी अगेन आफ्टर द 10th बोर्ड्स आर डन टिल द 11th। देन 12th में अगेन वी गो स्लो, तब तक हमारी एप्लीकेशंस हो चुकी होती हैं, सब कुछ हो चुका होता है, एंड 10th के बोर्ड्स के साथ बच्चा कॉन्सेंट्रेट भी कर पाता है। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जैसे आपने एडवाइस दिया कि अगर मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर पास जाएंगे जो है। अब मेरा यहाँ कंसर्न ये है मैम कि जैसे कोई काउंसलिंग कर रहा है, काउंसलर है, तो अब इसमें 2 क्वेश्चन है तो दोनों मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। पहला मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये जो टेस्ट करते हैं साइकोमेट्रिक जो टेस्ट करते हैं
वो कितने % करेक्ट होते हैं? बिकॉज आपने बोला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करते हैं जो है, तो फर्स्ट यही है कि वो कितने % करेक्ट होते हैं? क्या स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को उसके अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए जो है? फर्स्ट ये है, फिर हम सेकंड पे आएंगे जो है। सर आई टेल यू वन थिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत लोग आके पूछते हैं मैम ये इतना सस्ता क्यों और ये इतना महंगा क्यों. सर देर इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि हम जितना गुड़ डालेंगे उतना ही खाना हमारा मीठा बनता है. तो जितना अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट होगा वो ही. सो इफ़ द टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव डेफिनेटली द रेलेवेंस ऑफ द टेस्ट इज़ मोर हायर ऑलवेज. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन विच ब्रांड यू आर टेकिंग. बेटर ब्रांड इज़ ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव. एंड अगर आप देख भी लेते हैं कि आज आप करते हैं टेस्टिंग तो जिसमें बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल होता है. रेलेवेंस हम तब जस्टिफाई कर पाएंगे जब बच्चा 100% कॉन्सेंट्रेटिव होता है टेस्ट देने के टाइम पे. अगर बच्चे का मूड नहीं है, वो रैंडम कुछ भी MCQ में कुछ भी टिक मार्क करेगा, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट दे दूँ, वो भी फेल हो जाएगा. तो ये रेडीनेस पहले बच्चे के अंदर होनी चाहिए. 1. Second, the best brand that you purchase is very important. सो हम जब टेस्टिंग करते हैं सर, आई ऑलवेज से अगर आपका बच्चा 8th में है तो लेट्स स्टिक ओनली टू सब्जेक्ट सिलेक्शंस. आगे दिमाग नहीं लगाना. 10th में आप जब हमारे पास आए तब आप फुल टेस्ट करिए. एंड देन दैट पर्टिकुलर टेस्ट जब हम लोग 10th में करते हैं, वी डू नॉट सजेस्ट द पेरेंट्स टू रिपीट इवन अप टिल मास्टर्स. हम इतना अच्छा उनको टेस्टिंग देते हैं. अदरवाइज इफ़ यू गो टू अ लॉट ऑफ अदर काउंसलर्स, वो बोलते हैं इवन इन स्कूल्स आप 8th में करिए, फिर आप 9th में भी करिए, फिर आप 10th में भी करिए. इट्स अ सिमिलर टेस्ट दैट दे आर डूइंग बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो हर साल करते रहिए. हर साल करते रहिए. बहुत स्कूल्स में ऐसा होता है. बट अगर आप देखेंगे कि हम बोलते हैं कि नहीं आप 8th में करिए, अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप 10th में आइए हमारे पास. हम 10th के बाद आपका करेंगे फर्स्ट स्ट्रीम एंड कोर्स टुगेदर. स्ट्रीम करो, फिर आप वापस कोर्स करो. क्यों करना है? आजकल तो आपको 11th में जाने के पहले ही डिसाइड करना होता है कि आपको कोर्स क्या करना है. तो ही तो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर पाओगे, तो ही आप तैयारी कर पाओगे. तो वाई नॉट डू इट वंस एंड फॉर ऑल. वाई पेरेंट्स की भी हार्ड अर्नड मनी होता है, क्यों हमें वो पैसा वेस्ट करवाना है? इज़ वॉट इज़ माई थिंकिंग. दिस इज़ द वे आई वर्क. तो मतलब इसका ऐसे ही है कि हम पर डे करवा रहे हैं कहीं और से, पर ईयर करवा रहे हैं. उससे अच्छा है कि हम एक बार करवाएं और ब्रांडेड जगह से कराएं, जिससे उसकी जो एक्यूरेसी हो वो ज़्यादा हो. और इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कितनी अच्छी ब्रांड है इस पे. यस, कितनी अच्छी ब्रांड है, कितना अच्छा आपका काउंसलर है, कितना अच्छे से आपकी रिपोर्ट निकाल रहा है. सर AI साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आते हैं जो AI रन एल्गोरिथम पे होता है. पर आज अगर AI ही सब एल्गोरिथम रन करके काम कर सकता तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं थी. We need someone because your child, you are different, I am different, people sitting around us are completely different. You are good in teaching. I started my journey in teaching, now I'm at guidance. You know, his work is good at working with technology. Her work is good at communication. सबकी चीज़ें अलग अलग हैं. तो ये एक होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वर्क हो जाता है जो हमें एज अ काउंसलर को बैठ के करना चाहिए. आज आपके रिपोर्ट्स में बहुत कुछ आएगा, पर आपका बच्चा उसकी तरफ कितना इंक्लाइंड है वो तो एक काउंसलर आपको बता पाएगा. रिपोर्ट आपको क्या है, एंटर दबाओ, आपको रिपोर्ट आ जाएगी एंड यू आर सॉर्टेड. पीपल वांट टू गो मैम AI रिपोर्ट तो इतना सस्ता है, हम वही करवा लेते हैं. करवा लीजिए सर, पर आप फिर वापस आप 2 साल बताते हैं मैम ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, हमारा बच्चा आज करना नहीं चाहता. तो मैम मुझे लग रहा है कि जो है कि मान लीजिए आपसे काउंसलिंग करवाया हो, यू आर द बेस्ट काउंसलर, उसने काउंसलिंग करवा लिया, आपने बोल दिया, मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर, जो भी आपके क्वेश्चंस का आंसर दिए, जो रिपोर्ट आया कि आप इंजीनियर बनोगे, आपने बता दिया कि टेक्निकल आपका लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो है, एंड वो आगे इंजीनियरिंग करने एडमिशन ले लिया. बट देखा कि यहाँ तो इतनी कंपटीशन है और इतने हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बट बच्चा बचपन से रहा है कि आलसी रहा है, क्योंकि 9th-10th में क्या होता है, बच्चा 1-2 घंटा पढ़ता है, उसे काम चल जाता है जो है, और यहाँ 8-9 आवर्स देना पड़ेगा, और उसमें इंजीनियरिंग आ रहा है कि इंजीनियरिंग करेगा जो है. तो ये कैसे वो बैलेंस करेगा कि कैसे उसको मैनेज करना सर पड़ेगा? इसी का आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था. इट्स अ जर्नी. ओके. उसको हम प्रॉपर रोड मैप बना के देंगे. इसमें पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि आप बच्चे को चैनलाइज करवाइए. हम बच्चे को डे 1 पे बताते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इट्स अ हार्ड वर्क विच इज़ इनटू इट. आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा. आपको एक सीट पे बैठ के करना पड़ेगा. आप मुझे बोलो मैं घूम घूम के पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं हो सकता.
अगर आप मेडिकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हो 10 to 12 आवर्स इज़ मैंडेटरी मिनिमम जो आपको देना ही है। वहीं पर अगर आप वो उतना आपका सेडेटरी काम आप नहीं कर सकते हो देन डोंट गो फॉर बीटेक, गो फॉर बीएससी। वहाँ पे कंपेरेटिवली लेस टाइम देना पड़ेगा। हम कभी भी अगर बच्चे को देते हैं सर, आज अगर आप एज ए स्टूडेंट आप मेरे पास आते हैं और आपके रिपोर्ट्स में आता है इंजीनियरिंग, मेरे लिए इंजीनियरिंग इज़ नॉट ओनली बीटेक, आई वॉन्ट टू सी विच इंजीनियरिंग, इट इज़ सिविल, मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कौन सा आ रहा है। सपोज़ अगर IT, CS या CA आ जाता है तो हम उसमें कॉम्बिनेशंस बना के देते हैं बच्चे को कि इसमें इतना ड्यूरेशन आपको कम लगेगा। जैसे कि अगर आप BSc चले जाओ या BBA कर लो, आपको इसमें मैनेजमेंट एजुकेशन भी आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि आप मैनेजमेंट की तरफ इंक्लाइंड भी हो कि नहीं हो, और अगर हो तो आजकल तो एक न्यू है अपॉर्चुनिटी कि आप इको भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। आप इकोनॉमिक्स कर लो, देन यू कैन ऑल्सो ऐड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। नॉट ओनली ट्रेडिशनल काउंसलिंग नहीं करके हम ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं करके हम आपसे ये सजेशन हम आपको दे रहे हैं विच इज़ फ्यूचरिस्टिक, जिसमें आगे हम कर सकते हैं। एंड येस, अगर यही हमारा BSc या BBA होता है तो सेडेटरी स्टडीज़ ऑफ 10 आवर्स कम होती है। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग देख लो, आपको करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पास लोड इतना है पढ़ाई का, तो हम वो बच्चे पे छोड़ते हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मानो बच्चा बोलता है कि मैं कर पाऊँगा, हम उसे प्रॉपर चैनलाइज रोड मैप बना के देते हैं कि दिस इज़ द वे यू हैव टू बी स्टडिंग। एक बार आपको हैंग लग गया, आप खुद ही कर लोगे, आपको नहीं लगेगा देन यू ड्रॉप इट आउट। 90% बच्चे सर उसी टाइम पर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जब हम उनको रियलिस्टिक अप्रोच बताते हैं कि हमें उन्हें इतना देर बैठना पड़ेगा, उनसे नहीं हो पाता जी, बिकॉज नाउ-ए-डेज़ क्या पैटर्न है ना, बच्चा को हर चीज़ ईजी वे में चाहिए। ईजी वे में चाहिए। ठीक है, yes। और जो सच्चाई है कि नहीं है कुछ भी ईजी वे में, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम रील्स देख सकते हैं ईजी वे में, यस, बट कुछ भी अचीव करना है तो कंपटीशन इतना हाई है कि Sir, नहीं पॉसिबल। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से थ्रू योर चैनल, कंसिस्टेंसी and discipline is very very important. You will not achieve anything in life in 1 year, 2 years or 3 years. It's a long process and उसमें discipline बहुत ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिनरी एक्शन से ही काम करना पड़ेगा। आज सर अगर आप देखते हो कि एज अ काउंसलर माई जर्नी ऑल्सो वॉज नॉट ईजी। बहुत बार मुझे भी फील हुआ, छोड़ देती हूँ, नहीं हो पा रहा, पीपल आर नॉट कमिंग, पीपल आर नॉट रेडी टू पे, आई थिंक आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस, मे बी आई वॉज रॉन्ग, बट देन देयर वॉज वन थिंग दैट ऑलवेज केप्ट मी गोइंग, माई लव एंड माई पैशन फॉर गाइडिंग चिल्ड्रन। सर नॉट वन, एवरीबडी अराउंड मी टोल्ड कि this is wrong, this is not right, but there was one person in my life who always told me that you can do it, you will do it. And actually not one, two are my sons. They just my elder one is 12 years, my younger one is just 8 years, but they were very sure that mama you can do it, just keep going, don't think what's happening around you. Imagine आज अगर इतने छोटा बच्चा हमें ये बोल सकता है that you can do it. It was 4 years of struggle what I had to reach to a position कि yes I want to do it. And तो मैं आज आपके पास I'm sitting across you and discussing this. Today मुझे फील नहीं होता है, ठीक है, आज अब नहीं कोई काउंसलिंग सेशन हमारा नहीं हो, इट्स ओके, कल हमारा बहुत अच्छा होगा। एंड इट एक्चुअली हैपन्स, दैट पॉजिटिविटी ट्रांसफर्स एंड कम्स बैक। सो ये डिसिप्लिन था। आई डिड नॉट स्टॉप लर्निंग, आई डिड नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, आई डिड नॉट स्टॉप गिविंग फ्री गाइडेंसेस टू पीपल, बिकॉज वेन यू टॉक, यू डिस्कस, यू कम्युनिकेट, लोगों को समझता है कि तुम कहाँ हो, क्यों हो और तुम्हारी ज़रूरत कितनी है। इट्स लाइक दैट। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग काउंसलिंग, कि जैसे इंडिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो प्लान करते हैं फॉरेन स्टडी के लिए। यस। कि चलो हम इंडिया में तो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो IITs है या एम्स है जो मेडिकल कॉलेज है, इट इज़ रियली वेरी टफ टू गेट दैट कॉलेज। बहुत हार्ड वर्क चाहिए और टैलेंट चाहिए। बट जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो आसानी से कम हार्ड वर्क में मिल जाते हैं, थोड़े पैसे खर्च होते हैं बट मिल जाते हैं। तो आपका इसमें क्या सजेशन है कि क्या बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए? एंड उसमें एक और है कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि जनरली मोस्टली बच्चे जाते हैं US वगैरह में जाते हैं, तो उसमें 2 कंस्ट्रेंट आ जाता है। बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प जो है रैंडम डिसीजन कुछ भी ले लेता है,
और दूसरी कंस्ट्रेंट अभी तो आ रही है बिकॉज ऑफ द यूएसए इजराइल एंड वॉर सिचुएशन जो है। तो इन दैट कंडीशन में, बिकॉज स्पेशली मैं मुंबई की बात करूंगा, बिकॉज मुंबई के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन के लिए आना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, बट इन दैट सिचुएशन वो पैनिक हो जाते हैं जो है। तो थोड़ा ये फॉरेन रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब्रॉड स्टडी की जो चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा गाइड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। So this is a very important question. This is a very commonly asked question to me. Children want to go abroad, parents don't want to send them. सर इसमें काफ़ी फैक्टर्स मैटर करते हैं. वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर एजुकेशन अलाइंड टूवर्ड्स फॉरेन एजुकेशन. एग्जाम्पल, अगर आज आपको मेडिकल करना है तो आज अगर आप अब्रॉड से मेडिकल पढ़ रहे हो, क्या आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओगे? क्या आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है? वन क्वेश्चन. सेकंड, आप करना चाहते हो तो कर पाओगे? क्या आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? थर्ड, कि आपको उतना सीरियसली लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? क्या आपका सराउंडिंग वैसा है कि नहीं है? दिस इज़ देयर. सेकेंड इज बजट. सी सर, एवरी पेरेंट वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट टू देयर चिल्ड्रन. ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो बोलेगा मेरे को मेरे बच्चे को कम देना है सर. लेकिन सबका बेस्ट का डेफिनेशन बहुत अलग है. इट्स एज पर देयर पॉकेट्स. कोई बोलेगा मैं आई कैन पुट 1 or 2 CR, कोई बोलेगा मैं 30-40 लाख लगाना चाहता हूँ. बट सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एज इन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑन द एजुकेशन, आपको मिले या आपके बच्चे को मिले, वो कब मिलेगा? दिस हैज़ टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए. थर्ड इज एक्सपोजर. वेदर यू वॉन्ट टू गिव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर टू योर चाइल्ड और नो. अगर पर्सनली आप मुझे पूछें तो येस, आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट माई चाइल्ड टू हैव दैट एक्सपोजर, जिसके लिए मैं फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगी मेरे बेटे की. आई विल ऑलवेज गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई चाइल्ड. वाई? बिकॉज अगर इफ आई एम डूइंग समथिंग टू माई चाइल्ड, आई विल नॉट डू रॉन्ग सेम थिंग रॉन्ग टू अनदर समवन एल्सेस चाइल्ड. आज अगर मैंने IB बोर्ड जो मेरे बच्चे का फाउंडेशन था वहाँ से उसको ICSE में शिफ्ट किया, उसका रीज़न क्या था कि मुझे उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी कि अगर वो ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जा रहा है, ही शुड ऑलवेज हैव अ रूम टू कम बैक टू द कंट्री, कि अल्टीमेटली हमें काम यहाँ करना है. आई वुड नेवर वॉन्ट माई चिल्ड्रेन, इंडियन चिल्ड्रेन, टू सेटल इन अब्रॉड. You work there, you study there, you come back and apply those things in India. Let India grow, which is very important. Education आप लेके न्यू टेक्नोलॉजी सीख के आप यहाँ आ जाए, nothing like it. But don't have that intention of settling there. You want to work there, please work there for 5 years, 7 years, 10 years, but then come back. Very important. One is that because this is your home motherland, you have to be here. सेकेंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इफ़ यू, अभी इंडिया में भी हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिमिलर एजुकेशन पैटर्न फॉलो करती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. येस, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ फी स्ट्रक्चर जो अब्रॉड में होता है. नॉट ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस येस जब आप अब्रॉड चले जाते हो तो आपका एक रेसिडेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ जाती है. बट अगर आप देखेंगे अगर कोई बच्चा पूना से बॉम्बे आ रहा है तो उसको यहाँ रहने का भी तो पैसा भरना ही पड़ रहा है. देन व्हाई नॉट गो फ्रॉम पुणे टू सम अदर कंट्री, लर्न एंड कम बैक, और लर्न वर्क एंड देन गेट इट बैक. यू नो, ट्राई डूइंग दैट. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो इंडिया में नहीं है जो आपको जॉब नहीं दे सकती. अगर आप बिग फोर्स भी देखो तो अगर वो US में भी है, लेकिन वो अगर आप JP Morgan देख लो, यू नो दीज आर द विप्रो इज देयर, इन्फोसिस इज देयर, ये भी तो हमारे पास इंडिया में भी तो है. तो आपको जॉब यहाँ पर भी तो मिलेगी. आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आइए ना. येस, एंड अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो एंड इफ़ यू आर क्रैकिंग यूनिवर्सिटीज़ लाइक IIMs, ISB, प्लीज़ stick to our Indian organizations. There is no education which can match the Indian education that we get. I am an IIM Ahmedabad pass out and I am very proud of it. कि मुझे आज अगर बोले कि मैम आप अब्रॉड का यूनिवर्सिटी चूज़ करें IIM, तो मैं तो IIM चूज़ करूँगी. मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, पर अगर मैं IIM क्रैक नहीं कर पाई, एज एन इफ वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू क्रैक IIM, देन आई वुड प्रेफर माई स्टूडेंट टू गो अब्रॉड समवेयर एंड क्रैक इट. जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, इट इज़ ऑन अ वेरी सिमिलर लाइन्स. अगर आपका कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है सर, और अगर द चाइल्ड इज़ गोइंग इनटू अ नॉर्मल कॉलेज इन इंडिया,
मैं बोलूँगी उससे अच्छा बेटर है अगर पेरेंट का कैपेसिटी ऑफ पेमेंट है तो प्लीज़ अब्रॉड अपने बच्चे को भेजिए, उसको वहाँ पर नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, उसकी वहाँ पे he would be having a better circle of studies. See, it matters. Your professors matter, your surrounding matters, और जो आपको वो ऑब्जर्वेशनल एजुकेशन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देंगे वो बहुत मैटर करता है. अगर आप इंडिया में कर सकते हैं आप इंडिया में करिए, पर अगर आप नहीं क्रैक कर पा रहे इंडिया में एंड यू हैव अ बजट, प्लीज़ ट्रैवल अब्रॉड. एज पर yes, US is a very difficult topic to discuss. I am not suggesting my children to go to US as of now, looking at the present scenarios जो चल रहे हैं, because ultimately what we want is job placement जो बच्चों को वहाँ मिलनी चाहिए, जो उनको अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मिलेगी नहीं मिलेगी, we don't know, फ्यूचर नहीं दिख रहा है. एंड 4 years 5 years या 2-3 years वहाँ डाल देना एंड देन कमिंग बैक टू इंडिया सेइंग कि मुझे जॉब नहीं मिला इज़ अगेन रॉन्ग ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मुझे ये दिख रहा था कि ये होगा और मैंने बच्चे को इसके लिए अवेयर नहीं किया. अवेयरनेस देना मेरा काम है. एंड इफ पेरेंट्स आर ओके कि मैम वी आर ओके, अगर उसको नहीं मिलेगा ही कैन कम बैक, देन प्लीज सेंड योर चाइल्ड. देन आई विल से कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट, गो देयर. सो आई वांट टू से कि वॉर लाइक सिचुएशन जहाँ पे आपको दिखता है दैट डज नॉट मीन टू अवॉइड दैट कंट्री कम्प्लीटली. यू कैन शिफ्ट द यूनिवर्सिटी, सी हाउ सेफ यू आर देयर, और यू कैन शिफ्ट द एंटायर कंट्री एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग. वैसे भी अगर आप एजुकेशन वाइज चेक करेंगे तो प्रेजेंटली बूमिंग कंट्रीज़ अगर आप देखते हैं तो जर्मनी इज़ वेरी गुड, यूरोप इज़ गोइंग वेरी वेरी गुड, and then Singapore was always good, but then Europe and Germany has emerged very well. You have London which has emerged very very, like London was always expensive but now they are giving good chances to get placements also now. They are supporting students there. So why not go for that? Scotland is again expensive but the quality of education is very good in Scotland what you are getting. So वो हमें personally, it's very personal, like I said, it depends on the budget. And if you tell me India and abroad, if in India, if you're getting similar education, please go in India. आपका stay cost बचता है. If in India you are not getting similar education, please travel abroad. So both are good in a way. तो एक्चुअली क्या है, जब पेरेंट्स जब 11-12 करता है बच्चा मेरे यहाँ, जब मार्क्स कम आते हैं या नहीं पढ़ता रहता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं डेफिनेटली कि देखो बेटा तुम अगर इतना मेहनत कर रहा है तो इतना मेहनत में तुम्हें फॉरेन की बेस्ट कॉलेज मिल जाएंगे जो है, तो गो फॉर दैट. तो आपके डिस्कशन से तो मुझे इतना ज़रूर पता चल गया कि बच्चों को अगर डिसाइड करनी है फ्यूचर तो उसे एक बार टेस्ट करानी चाहिए और सही जगह से टेस्ट करानी चाहिए एंड देन वहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए और एक रोड मैप बनेगी, उस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए जो है. सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन में पहले कहा था कि अब्रॉड में एडमिशन आराम से मिल जाता है. नहीं, ये सही नहीं है. ये बहुत गलत है. यस, कुछ लो लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रैंडमली बच्चों को ले लेते हैं, वहाँ पर आपको फिर भी एडमिशन मिल जाएगी, बट मैं कभी भी वो यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों को सजेस्ट नहीं करती. फीस इज़ इक्वल जितनी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की होती है, तो थोड़ा मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. तो आप अगर आप गाइड कर दें कि क्या होता है. यस, अब्रॉड अगर आपको जाना है, आपकी 10th 11th एंड 12th तीनों की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेना चाहते हैं, प्लीज़ हैव दिस थिंग वेरी क्लियर कि आपका मार्क लिस्ट या और कौन से कॉलेज से आपको वो 11th-12th की मार्क लिस्ट मिली है वो बहुत मैटर करती है, और कितना परसेंट आ रहा है. मानो अगर आप जेई यहाँ पर अच्छी इंस्टीट्यूट में क्लियर नहीं कर पाए और आप बोलते कि अब मुझे अब्रॉड की तरफ पुश करो, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. हैव योर जर्नी सेट राइट. ऐसा नहीं है कि आप IB बोर्ड में पढ़ के आप जेई अपीयर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर यू जस्ट नीड टू हैव अ राइट एडुकेटर. एक राइट ट्यूटर आपका होगा तो आप वहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. येस, आई अग्री, ICSE बोर्ड के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एक ISC बोर्ड के साथ जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ लीविंग एंड गोइंग ऑन अ स्टेट बोर्ड. And as far as your journey towards abroad or rather private institutes in India is concerned, it is very important to have your holistic development on place. Your overall development, your SOP, that means statement of purpose. आप ये क्यों करना चाहते हो, आप
आपने आज मुझे बोल दिया मुझे BBA के लिए जाना है, इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट एडमिशन। क्यों जाना है BBA के लिए, कौन सा रेलेवेंट कोर्स है, आप उसके बाद क्या करना चाहते हो, वो बहुत मैटर करता है। दैट कम्स इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड योर एसे एंड देन इज योर पर्सनल इंटरव्यू। हम आपको बता सकते हैं कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, वी कैन मेक यू अवेयर कि आपके अंदर क्या है, हम आपको अवेयर, बट आपको अल्टीमेटली देखा जाए तो इंटरव्यू तो आपने ही देना है। So you have to have that self-awareness for yourself. And this has to happen either if you are in SSC and CBSE, this has to happen immediately after your 10th. And if you are in other boards, this has to happen from 8th itself. You have to start discussing with the right person कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए और मुझे कहाँ रहना चाहिए. And also suppose if your learning style is only reading and writing, then it's not perfect to go towards boards like which are observational or with practical knowledge. Then you go in traditional colleges. That is your our old school colleges या institutes जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर आप better excel कर पाओगे. You can do much better there. ओके मैम, तो मतलब ये समझ में आया कि अगर आप अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हो, जाने की सोच रहे हो, तो पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी. रैंडम डिसीजन इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, जा तो पाओगे लेकिन अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं जो है. जैसे यहाँ भी है कि JEE नीट की तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा और रैंडम डिसीजन लेगा तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल प्लानिंग करनी पड़ती है जो है, तो ही निकलता है जो है. सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. आपसे तो मैं बहुत कुछ सीखा, जो मैं अपने बच्चों को हेल्प कर पाऊँगा, मैं बच्चों को गाइडेंस दे पाऊँगा और मेरे आसपास के जो सराउंडिंग के लोग होंगे उनको कर पाऊँगा. बट इस वीडियो के थ्रू जो है इंडिया में मैक्सिमम लोगों को हेल्प मिलेगी, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम जो है. Thank you, sir. Thank you for having me here, and I'm really honored to be a part of this podcast. इसके ज़रिए अगर मैं किसी एक बच्चे की भी लाइफ संवार पाई तो I would be more than happy towards it. Parents, I would like to tell you this, that this is a very positive way of giving back to the society. Please approach sir, approach us for any kind of guidances you require. Rather, I would love to help underprivileged children. कि किसी को भी ज़रूरत है, who cannot afford, please feel free to get connected. We will be there to help you out just for free of cost. And yes, I would like to thank everyone in my life who has made me what I am today, right from my parents to my brother to my husband to my children and my extended marital family, my in-laws, because उनके बिना आज मैं शायद यहाँ खड़ी भी नहीं हो पाती. And especially sir, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड टू फाइंड अ वे टू हेल्प यू ऑल आउट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम वंस अगेन. हेलो दोस्तों, ये एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों तक और उन रिलेटिव तक शेयर जरूर करें जिनको इससे फायदा हो सकता है. और ऐसे ही एपिसोड अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको देखने को मिले तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें. टिल लर्न करते रहें एंड ग्रो करते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू.